सबको प्रणाम। हम लोग द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 पढ़ रहे हैं। काफ़ी सारा हम लोगों ने पढ़ लिया है और थोड़ा सा बाकी है चैप्टर। आखिरी आखिरी के कुछ टॉपिक्स हैं जो हमारे रह गए हैं। चलो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग आज जिस टॉपिक को शुरू करने वाले हैं वो है डिस्चार्ज ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो बच्चों, डिस्चार्ज ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की जो कंसेप्ट है इसको हम दो तरह से डिवाइड करते हैं। एक डिस्चार्ज ऑफ इंस्ट्रूमेंट और दूसरा डिस्चार्ज ऑफ पार्टी। देखना, दो तरह से करते हैं। मैं आपको कह रहा हूं, लिखता हूं, देखो। पहला, डिस्चार्ज ऑफ इंस्ट्रूमेंट और दूसरा डिस्चार्ज ऑफ पार्टी। अब दोनों में अंतर क्या है डिस्चार्ज ऑफ इंस्ट्रूमेंट और डिस्चार्ज ऑफ पार्टी में? जब पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट ही वर्थलेस हो जाए, वैल्यूलेस हो जाए, अथवा यूं कहें जीरो हो जाए, तो समझो डिस्चार्ज ऑफ इंस्ट्रूमेंट हुआ है। दैट इज ऑल द पार्टीज आर डिस्चार्ज्ड, उसको बोलते हैं डिस्चार्ज ऑफ इंस्ट्रूमेंट। और डिस्चार्ज ऑफ पार्टी किसको बोलते हैं? ओनली अ फ्यू पार्टी या पार्टीज आर डिस्चार्ज्ड, बट some parties still remain liable on the instrument. इंस्ट्रूमेंट ये है भैया डिस्चार्ज ऑफ इंस्ट्रूमेंट और डिस्चार्ज ऑफ पार्टी। जस्ट लाइक पार्टनरशिप, जहां हम दो तरह से डिसोल्यूशन पढ़ते थे। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप यानी कि दो पार्टनर्स के बीच में या कुछ पार्टनर्स के बीच में फर्म डिसॉल्व हुई है, पार्टनरशिप डिसॉल्व हुई है, लेकिन पूरी की पूरी फर्म डिसॉल्व नहीं हुई है। से ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, उसको कनेक्ट करने के लिए बना रहे हैं हम ये एग्जाम्पल। देखो बच्चों, ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं और सी अगर रिटायर हो गया तो ए की सी के साथ पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई, बी की सी के साथ पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई, लेकिन ए और बी की पार्टनरशिप तो अभी भी है, फॉर्म तो कंटिन्यू है। तो पूरी की पूरी फॉर्म डिसॉल्व नहीं हुई है, सिर्फ सी के साथ ए की और सी के साथ बी की जो पार्टनरशिप है वो डिसॉल्व हुई है, जिसको बोलेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन अगर ए बी सी तीनों की पार्टनरशिप है और ए भी रिटायर हो जाता है, सी भी रिटायर हो जाता है और बी बोलता है मुझे भी कुछ नहीं करना है, तो अब ये पूरी की पूरी फर्म ही डिसॉल्व हो जाएगी। एबीसी एंड एसोसिएट्स नाम की जो पार्टनरशिप फर्म है, इसमें कोई भी पार्टनर अब बचा ही नहीं, तो पूरी की पूरी फर्म डिसॉल्व होगी, ए बी और सी तीनों। अब मुझे बताओ, जब पूरी की पूरी फर्म डिसॉल्व हो तो उसको बोलेंगे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। जब किसी एक पार्टनर के साथ हमारा रिश्ता डिसॉल्व हुआ है लेकिन बाकी कुछ पार्टनर्स का अभी भी जिंदा है रिश्ता, फर्म जारी है, उसको बोलेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ना कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये पढ़ा हुआ लॉजिक अब यहां लगाओ, याद करना। जब पूरे का पूरा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही डिस्चार्ज हो जाए और उस इंस्ट्रूमेंट पे एक भी पार्टी लायबल नहीं बची हो, अब वो इंस्ट्रूमेंट वैल्यूलेस, वर्थलेस, जीरो हो गया है, कोई भी लायबल नहीं उस पे, ऑल द पार्टीज आर डिस्चार्ज, उसे कहते हैं डिस्चार्ज ऑफ इंस्ट्रूमेंट। और जब उस इंस्ट्रूमेंट पे एक या कुछ एक दो पार्टीज, चार पार्टीज डिस्चार्ज हुई हो लेकिन सारी पार्टीज डिस्चार्ज नहीं हुई हो, कोई तो अभी भी लायबल हो उस इंस्ट्रूमेंट पे, उसे हम कहते हैं डिस्चार्ज ऑफ पार्टी। ये डिस्चार्ज ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दो तरह से हो सकता है। बड़ी हेडिंग अपन ऐसा बोल रहे हैं डिस्चार्ज ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, और उसके दो भेद, डिस्चार्ज ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कंप्लीटली या डिस्चार्ज ऑफ ए पार्टी ऑन दैट इंस्ट्रूमेंट। क्लियर बच्चों? चलो आइए जरा देखें कितने तरीके हैं। सबसे पहला डिस्चार्ज ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पहला डिस्चार्ज ऑफ इंस्ट्रूमेंट ही है, ये पहला डिस्चार्ज ऑफ इंस्ट्रूमेंट ओवरऑल। इंस्ट्रूमेंट कैसे डिस्चार्ज होगा? तो पहला, बाय पेमेंट इन ड्यू कोर्स। बड़ा आसान है। जब कोई भी प्राइमरीली लायबल पार्टी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे जो प्राइमरीली लायबल है, प्राइमरीली लायबल है मतलब जो डेटर है, या यूं कहे बिल ऑफ एक्सचेंज में जो ड्रॉई है, या यूं कहे कि प्रोमिसरी नोट में जो मेकर है, जो ओरिजिनल पार्टी लायबल है, प्राइमरीली लायबल, अगर वो पार्टी उसका पेमेंट टाइमली कर दे,
मेच्योरिटी डेट पर, याद करो, पेमेंट इन ड्यू कोर्स, ऑन और आफ्टर मेच्योरिटी, इन गुड फेथ, विदाउट नेग्लिजेंस, इन लीगल करेंसी ऑफ द कंट्री। अगर प्रॉपरली पेमेंट किया जाता है तो अब उस इंस्ट्रूमेंट पे एक भी पार्टी लायबल नहीं है, वो इंस्ट्रूमेंट हो गया है पूरी तरह से अब यूजलेस, क्योंकि उसका जो यूज था वो हो गया, जिस यूज के लिए बनाया था वो हो गया, अब वो इंस्ट्रूमेंट पूरी तरह से डिस्चार्ज है। आया? तो बाय पेमेंट इन ड्यू कोर्स। ठीक। दूसरा है बाय कैंसिलेशन। अगर आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ही पूरा का पूरा कैंसिल कर दो, है ना, जो पार्टी है, जो भी होल्डर है या होल्डर इन ड्यू कोर्स है, वो फाड़ ही दे, अथवा पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट क्रॉस करके साइन कर दे, कैंसल्ड, मुझे नहीं चाहिए इसका पेमेंट, तो फिर अब वो पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट ही कैंसिल हो गया। और एक चीज और हो सकती है, उसमें जो मेन प्राइमरीली लायबल पार्टी है, मेन पार्टी जो लायबल है, उसी का नाम काट दो तो सभी पार्टीज डिस्चार्ज हो जाएंगी। लॉजिक समझना, पेड़ में एक वृक्ष है, पेड़ है, उसका फल तोड़ लो तो भी पेड़ जिंदा है, उसकी टहनियां तोड़ लो तो भी पेड़ जिंदा है, उसके फूल तोड़ लो, पत्तियां तोड़ लो, पेड़ जिंदा है, शाखाएं काट दो तो भी पेड़ जिंदा है, पर जड़ से काट दो पेड़ तो पेड़ मर जाएगा। तो जड़ प्राइमरीली लायबल है, जड़ ही तो पूरे जमीन में से, सॉइल में से सारा जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सक करती है, पानी वगैरह सब कुछ, और फिर जाइलम और फ्लोएम के थ्रू पेड़ के हर एक हिस्से तक पहुंचता है, और पूरा पेड़ हरा भरा लहलहाता है। सब कुछ आता कहाँ से? रूट से। तो पेड़ की जड़, रूट प्राइमरीली लायबल है। सब कुछ काट दो तो भी पेड़ जिंदा है, जड़ काट दो तो पूरा का पेड़, पूरा का पूरा पेड़ मर जाएगा। तब पत्तियां भी सूख जाएगी, फल भी सूख जाएंगे, फूल भी सूख जाएंगे, सभी डिस्चार्ज हो जाएंगे, सभी टूट जाएंगे, सभी खत्म हो जाएंगे। बस उसी तरह से जो प्राइमरीली लायबल पार्टी है, अगर उसी का नाम कैंसिल कर दिया तो फिर तो सभी डिस्चार्ज हो जाएंगे, क्योंकि जब मेन पार्टी जिसको देना है वही नहीं देगी तो फिर उसके बाद वाले जितनी पार्टीज हैं वो भी डिस्चार्ज हो जाएंगे, है ना। मतलब ये होल्डर है, इसे किसने दिया था? इसे दिया था राम ने। राम को किसने दिया था? श्याम ने। श्याम को किसने दिया था? घनश्याम ने। और घनश्याम के पहले प्राइमरी लाइबल पार्टी कौन थी? मोहन। अब मोहन का ही नाम काट दिया तो फिर अब मोहन का नाम काट दिया किसने? होल्डर ने, राम ने। तो वो श्याम से मांगने जाएगा तो श्याम बोलेगा तूने तो मेरे ऊपर वाले का ही नाम काट दिया, मैं तुझे मैं दूंगा तो मैं किससे मांगूंगा? एग्जाम्पल बनाता हूँ, देखो बहुत इजीली समझ में आएगा आपको ये। हम थोड़ा ज्यादा डीप में जाते हैं और बहुत जरूरी भी, देखो कंसेप्चुअल नॉलेज होना। ये देखो, ये ए ने बी पे ड्रॉ किया है जिसका पेमेंट सी को होगा, ये एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, ₹500, 5000 का। चलो, साइन किसने की इस पे? बी ने, और ए ने। ए ड्रॉअर यानी क्रेडिटर, बी ड्रॉई यानी कि डेटर, सी पेई। चलो ठीक। अब बैक साइड पे अपन क्या करते हैं, इसके एंडोर्समेंट दिखाते हैं। ये इसका बैक साइड थोड़ी देर के लिए फर्ज करो। अब सी ने डी को दिया पे टू सी और यहाँ साइन कर दी सी। डी ने ई को दिया, यहाँ साइन कर दी अपनी डी। ई ने एफ को दिया, यहाँ साइन कर दी अपनी ई। ठीक। अब इसका होल्डर या होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन है? फाइनल होल्डर, लास्ट होल्डर, एफ। एफ इज द होल्डर इन ड्यू कोर्स। ठीक है भैया, एफ इज होल्डर इन ड्यू कोर्स। अब एफ ने क्या करा, उसके हाथ में जब ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आया बिल ऑफ एक्सचेंज, तो उसने बी का नाम काट दिया और यहाँ पे अपनी साइन कर दी एफ ने और लिख दिया कैंसल्ड। तो अब बी कौन है? क्या बी लाइबल था इस इंस्ट्रूमेंट पे? इस इंस्ट्रूमेंट का पेमेंट किसको करना था? बी को। बी लाइबल है, और क्या बी की लाइबिलिटी प्राइमरी है? हाँ, तो बी कौन है? पार्टी हुई इज प्राइमरीली लाइबल। ठीक। अब एफ ने किसका नाम काटा? एफ ने बी का नाम कैंसिल किया है ना, अपनी हेडिंग चल रही डिस्चार्ज बाय कैंसिलेशन, चलने देना। तो एफ ने किसका नाम काटा? होल्डर या होल्डर इन ड्यू कोर्स ने प्राइमरीली लाइबल पार्टी का नाम काट दिया। अब काटने के बाद जब पेमेंट के लिए एफ ई के पास गया, क्योंकि ई ने एफ को दिया था तो एफ ई के पास गया, तो ई ने कहा कि अगर मैं तुझे पेमेंट देता हूं तो मैं किससे मांगूंगा? बोले डी से। तो डी कहता है ई से कि अगर मैं तुझे पेमेंट दे दूंगा तो मैं किससे मांगूंगा? सी से। तो सी कहता है कि अगर मैंने तुझे पेमेंट किया डी को तो मैं किससे मांगूंगा? ए से। और ये कहता है कि मैंने तुम सबको पेमेंट किया तो मैं पैसा बी से मांगूंगा, पर बी का नाम तो एफ ने खुद ने कैंसिल किया है। जब तूने आखिरी की जो लास्ट पार्टी है, जो मेन पार्टी है, पीछे इधर से आओ, आगे से पीछे की तरफ जाओ, प्रायर पार्टीज की तरफ, तो लास्ट में आएगा। और ऐसे देखा जाए तो वो प्राइमरी पार्टी है, फर्स्ट पार्टी है, प्राइमरीली लायबल। तो जब प्राइमरीली लायबल पार्टी का नाम ही काट दिया है तो ए बोलता है कि अगर मैं सी को दूंगा तो फिर मैं किससे लूंगा? उसका नाम तो काट दिया।
और चलो मैंने सी को दे दिया, सी डी को देगा, तो डी सी बोलता है डी को कि मैं तुझे दूंगा तो मैं ए से लूंगा, पर ए किससे लेगा फिर? यानी बेसिकली चक्कर तो ये है कि लाइबल तो बी ही था ना प्राइमरीली, और बी का ही नाम काट दिया, तो भैया हम सब डिस्चार्ज। तो जब बी डिस्चार्ज हुआ, अकेला बी डिस्चार्ज हुआ, तो बताओ कौन कौन डिस्चार्ज हुए? बी के डिस्चार्ज होने पे ए भी डिस्चार्ज हुआ, सी भी डिस्चार्ज हुआ, डी भी डिस्चार्ज हुआ, ई भी डिस्चार्ज हुआ, और एफ तो वैसे भी लाइबल नहीं था, एफ तो होल्डर था, उसको तो एलिजिबिलिटी थी पैसे लेने की, लाइबल तो था नहीं, राइट था उसका, पर उसका वो राइट भी अब गया। क्यों? क्योंकि इंस्ट्रूमेंट पे से एक नहीं, सारी की सारी पार्टी डिस्चार्ज हो गई। क्यों? क्योंकि उसने प्राइमरी लाइबल पार्टी का नाम ही काट दिया। मतलब ये कि अगर एफ ने ई का नाम काटा होता, कैंसिल किया होता, तो चल जाता, अभी भी डी लाइबल है। अगर उसने डी का नाम काटा होता तो भी लाइबल होते बाकी लोग, लेकिन उसने तो प्राइमरीली लाइबल पार्टी का नाम ही काट दिया, तो अब तो ये पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट ही डिस्चार्ज हो गया। है ना तगड़ी कंसेप्ट? और वो पेड़ वाला एग्जांपल दिमाग में हमेशा के लिए फिट हो गया। गले के नीचे उतरी बात? पक्का बच्चों? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा है बाय रिलीज। अब कैंसिलेशन और रिलीज में ज्यादा अंतर नहीं है। कैंसिलेशन में आप इंस्ट्रूमेंट के ऊपर ऐसा नाम काट के कैंसिल वर्ड लिख देते हो या फाड़ देते हो इंस्ट्रूमेंट। लेकिन रिलीज में आप क्या करते हो? इंस्ट्रूमेंट तो ऐसा कैसे आपका अनटच्ड, एक अलग से खाली कागज पे लिख देते हो कि भैया मैं वो प्राइमरीली लायबल पार्टी को रिलीज करता हूँ, मुक्त करता हूँ, काइंड ऑफ डिस्चार्ज करता हूँ। तो जब प्राइमरीली लायबल पार्टी को ही आप रिलीज कर दोगे अलग से कागज पे स्टैम्प पेपर पे लिख के, अलग से स्टैम्प पेपर पे, तो उस इंस्ट्रूमेंट की अगर प्राइमरीली लायबल पार्टी ही उस इंस्ट्रूमेंट से रिलीज होगी तो फिर बाकी पार्टीज भी तो रिलीज हो जाएंगी, क्योंकि प्राइमरीली लायबल को छेड़ दो तो बाकी सब भी अपने आप छिड़ जाते हैं। जड़ काट दो तो पूरा पेड़ कट जाता है, पर टहनी काटने से पूरा पेड़ नहीं कटता। लॉजिक वही रहेगा। ठीक है बच्चों? पक्का है ना? चलो आगे है नेगोशिएशन बैक। डिस्चार्ज ऑफ इंस्ट्रूमेंट बाय नेगोशिएशन बैक कैसे होता है? नेगोशिएशन बैक, बैक का अर्थ क्या है? दोबारा। बैक यानी पीछे भी होता है, दिस इज माई बैक, बैक यानी पीछे, और बैक यानी दोबारा भी होता है। देखो कैसे है, मैंने तुझे कॉल किया, तूने कॉल नहीं उठाया और मुझे मैसेज किया कि रुक जा, आई विल कॉल बैक, तो बैक यानी दोबारा से, लौट के, पलट के। ठीक, तो उसको यहाँ पे वो वाला बैक लेना। अब ये फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है। देखो ये दूसरा बैक है, ये वही वाला बैक है, पीठ वाला, पीछे की साइड वाला। तो ये एक बिल ऑफ एक्सचेंज है। इस पे लिखा है ए ने बी को ऑर्डर दिया है कि सी को पेमेंट कर देना। ड्रॉवर ड्रॉई पेई, ठीक, सी ₹10,000, फेमस अमाउंट, बहुत दिन बाद। चलो अब सी ने क्या किया? एंडोर्स, ये बैक साइड है, उसे बिल ऑफ एक्सचेंज की, ये फ्रंट है। अब सी क्या कर रहा है? सी ने यहां लिखा पे टू डी और साइन कर दी अपनी सी। अब डी ने क्या किया? पे टू ई, यहाँ साइन कर दी अपनी डी। यहीं तक करते हैं। अब हुआ ये कि ई ने पैसा उधार ले रखा था बी से। ई ने किससे उधार ले रखा था? बी से। ई ने किससे उधार ले रखा था? बी से, समझना। तो ई ने क्या किया? पे टू बी, पे टू बी, और यहां साइन कर दी ई। अब मजे की बात देखो, इस इंस्ट्रूमेंट का प्राइमरीली लाइबल पार्टी कौन है? प्राइमरीली लाइबल पार्टी बी। और इस इंस्ट्रूमेंट का होल्डर इन ड्यू कोर्स या होल्डर कौन है? वो भी बी। मतलब पेमेंट मांगेगा कौन? बी। और पेमेंट देगा कौन? बी। मतलब नेगोशिएट होते होते सी ने डी को नेगोशिएट किया, डी ने ई को नेगोशिएट किया, ई ने बी को नेगोशिएट किया, और ये इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएट होते होते बैक यानी लौट के बी के पास ही आ गया। तो नेगोशिएशन बैक, नेगोशिएट होते होते दोबारा लौट के ये बी के पास ही आ गया। तो अगर बी के पास आ गया तो बताओ डेटर कौन इस इंस्ट्रूमेंट का? बी, प्राइमरी लायबल पार्टी। और क्रेडिटर कौन? देखो क्रेडिटर बी और डेटर भी बी, दोनों बी। अब मैं ही डेटर मैं ही क्रेडिटर, तो क्या करूंगा इस इंस्ट्रूमेंट का पेमेंट करने के लिए? अच्छा, ओ इसका पेमेंट बी को करना है, ओके ओके। किसको करना है? मुझे ही करना है। अच्छा, मतलब मुझे ही अपने आप को पेमेंट करना है। अरे वाह, तो ये डेटर वाली जेब से पैसा निकाला और अपने आप को क्रेडिटर समझ के दूसरी जेब में डाल दिया, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पेमेंट हो गया। ऐसा तो कोई नहीं करने वाला, बराबर। अब जब ऐसा कोई नहीं करने वाला, इसका मतलब अब इस इंस्ट्रूमेंट का कोई महत्व
नहीं रह गया ये कि पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट ही डिस्चार्ज हो गया। क्यों? क्योंकि इसका डेटर और क्रेडिटर दोनों एक हो गए। जब इसके डेटर और क्रेडिटर दोनों ही एक हो गए, नेगोशिएट होते होते बैक यानी लौट के दोबारा उसी व्यक्ति के पास आ गया जो इसका डेटर है, तो डेटर क्रेडिटर दोनों एक होने के कारण अभी इस इंस्ट्रूमेंट पे सारी की सारी पार्टीज डिस्चार्ज हो गई, कोई भी लायबल नहीं है। अब ऐसा होगा क्या, सोच के बताना, कि बी अपने आप से पैसा मांगता है और बी बोलते हैं अरे यार मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, तो अब मैं किससे मांगता हूँ, मैं ई से मांगता हूँ। ई से मांगूंगा कि भाई देख ले वो बी नाम के व्यक्ति ने तो डिसऑनर कर दिया, अब तू दे। ई बोलेगा मैं तो डी से मांगता हूँ, डी बोलेगा मैं तो सी से मांगता हूँ, सी बोलेगा मैं ए से मांगता हूँ, ए बोलेगा मैं तो तुझसे ही मांगता हूँ। तो आके कहानी तो वहीं खत्म होनी ना। ये लॉजिक है, आया समझ? तो नेगोशिएशन बैक से क्या हो जाता है, इंस्ट्रूमेंट पूरी तरह से डिस्चार्ज। लेकिन एक इंटेलिजेंट बच्चे ने प्रश्न किया मेरे सामने, प्रश्न बड़ा मजेदार किया। उसने कहा कि सर मान लो ये ए ने बी के नाम पे किया, बी ने सी को दिया, और सी ने डी के नाम पे दिया साइन की, डी ने ई के नाम पे दिया साइन की, और ई ने एफ के नाम पे किया साइन की। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ई ने एफ के नाम पे किया साइन की, एफ ने जी के नाम पे किया साइन की, और जी ने फिर से डी के नाम पे कर दिया, यहाँ साइन कर दी। तो ये नेगोशिएशन बैक नहीं है क्या सर? थोड़ी देर के लिए आप ऐसा फर्ज करो ना, इमेजिन करो सर कि प्राइमरीली लाइबल पार्टी यानी कि जो डेटर है बी, उसके नाम पे नेगोशिएशन बैक नहीं हो रहा है, बल्कि बीच की ही किसी पार्टी के नाम पे नेगोशिएशन बैक हो जाए, क्या इसको नेगोशिएशन बैक नहीं बोलेंगे? बोल सकते हैं कि जब नेगोशिएशन साइकिल में घूमते घूमते इंस्ट्रूमेंट उसी किसी पार्टी के नाम पे आ जाए नेगोशिएट होकर, जो ऑलरेडी उसके पहले भी कभी पार्टी थी। जैसे डी इसमें एक पार्टी था, फिर डी ने ई को दिया, ई ने एफ को, एफ ने जी को, और जी ने फिर डी के नाम पे कर दिया। तो ये भी तो नेगोशिएट होके दोबारा लौट के एक बार फिर से उसी व्यक्ति के नाम पे आ गया जिसके नाम पे पहले भी आया था, डी के नाम पे। जैसे ट्रूथ एंड डेयर में बॉटल घुमाई, मेरे ऊपर आया, अगली बार घुमाई किसी और पे आया, तीसरी बार में फिर ही मेरे ऊपर आ गया। तो दो बार नहीं आ सकती क्या मेरे ऊपर? आ सकती है ना? मेरा ट्रूथ भी हो गया, डेयर भी हो गया, फिर तीसरी बार घूमी तो मेरे ऊपर ही आ गई वापस, आ सकती है। पर ये तो खैर एग्जाम्पल है समझाने के लिए। तो अभिप्राय यह है बोलने का कि इसको नेगोशिएशन बैक बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलेंगे। लेकिन ये वो नेगोशिएशन बैक नहीं, ये नेगोशिएशन बैक डिस्चार्ज ऑफ पार्टी में जाएगा। अब इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि फाइनली ये फिर से डी के नाम पे आ गया इंस्ट्रूमेंट, है ना? अब डी किससे मांगने जाएगा? डी मांगने जाएगा बी से, और मान लीजिए बी डिसऑनर कर देता है, पेमेंट नहीं देता है, तो अब डी किससे पैसा मांगेगा? अपनी प्रायर पार्टी जी से, फिर जी मांगेगा एफ से, एफ मांगेगा ई से, ई तो फिर से डी से ही मांगना है ना, ई डी से ही मांगेगा, तो अल्टीमेटली गाड़ी तो फिर लौट के डी पे आ जाएगी। इसलिए अब मजे की बात यह है कि ई, एफ और जी, ये तीन पार्टीज डिस्चार्ज हो जाएंगी इस इंस्ट्रूमेंट से। अब पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, इस वाले नेगोशिएशन बैक से तीन पार्टीज डिस्चार्ज हो रही है बीच की, लेकिन डी के पहले जो सी है डायरेक्ट डी उससे मांगने जाएगा, सी ए से मांगने जाएगा, और ए बी से बोलेगा, और बी नहीं देगा तो कोर्ट केस करेंगे उसके ऊपर। तो इस केस में ऑटोमेटिकली कौन सी तीन पार्टी डिस्चार्ज हो जाएंगी? ई, एफ और जी। क्यों? क्योंकि डी उनके बाद की भी पार्टी है और डी उनके पहले की भी पार्टी है। तो डी जब उनसे मांगने आएगा तो वो ये कहेंगे ना कि भाई हम भी तो तुझसे ही मांगते हैं, तो हमारे पहले प्रायर पार्टी में आ रहा है, इसलिए हम तो फिटूस हो गए डेटर क्रेडिटर से, या प्लस माइनस से, या डेबिट क्रेडिट से। तुझे हमसे लेना है लेकिन हमें भी तो तुझसे लेना है, तो हमारी प्रायर पार्टी है, इसलिए हम तो बाहर हो गए, इसलिए ये ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाएंगे ई, एफ, जी। अब डी डायरेक्ट किससे मांगेगा? सी से, सी को सू करेगा, सी ए को सू करेगा, और ए बी को सू करेगा। तो अभी इतनी पार्टीज लायबल हैं, लेकिन कुछ पार्टीज डिस्चार्ज हो गई, तो ये डिस्चार्ज ऑफ पार्टी में जाएगा, इस तरह का नेगोशिएशन बैक। और जो मैंने प्राइमरीली लायबल पार्टी के नाम पे नेगोशिएशन बैक हुआ है, ये वाला जो एग्जांपल बनाया है, ये वाला नेगोशिएशन बैक डिस्चार्ज ऑफ इंस्ट्रूमेंट में जाएगा। आया बच्चों समझ? है ना तगड़ा कंसेप्ट? एक एक क्वेश्चन आपका सॉल्व है बिना पूछे। आ गया। फिर अगला है बाय डिले इन प्रेजेंटिंग अ चेक। तो चेक का वैलिडिटी पीरियड कितना है? चेक का वैलिडिटी पीरियड इज द वैलिडिटी पीरियड ऑफ चेक इज 3 months। हम जानते हैं। तो चेक आपको कितने महीने में लगाना है? अगर आपके पास चेक आया और उस पर डेट लिखी है, तो उस पर जो डेट लिखी है उस डेट से 3 महीने के अंदर अंदर आपको चेक बैंक में लगाना है। अगर आपने 3 महीने के अंदर अंदर चेक बैंक में नहीं लगाया, तो वो चेक किसी काम का नहीं रहेगा, वो चेक पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाएगा। फिर भले ही सामने वाले के खाते में पैसा है नहीं है, साइन मैच कर रही नहीं कर रही, ये सारे रीजन पे बात ही नहीं होगी।
चेक अगर 3 महीने से ज्यादा पुराना है तो वो एक्सपायर हो जाएगा, डेड हो जाएगा, स्टेल हो जाएगा, आउट ऑफ डेट हो जाएगा, वर्थलेस, न्यूगेटरी। एक वर्ड है बहुत बढ़िया प्यारा, NUGATORY, न्यूगेटरी, यानी कि वर्थलेस, जीरो। अब वो चेक किसी काम का नहीं रहा, न्यूगेटरी हो गया, निकम्मा। हिंदी में निकम्मा बोलते हैं, जो किसी काम का ना हो वो निकम्मा, ऐसा। तो ये तरीके हैं डिस्चार्ज ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के, जहां पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट डिस्चार्ज होता है। ठीक, अब आओ डिस्चार्ज ऑफ पार्टी पे। तो पहले 2 पॉइंट तो कॉमन लग रहे हैं यार, ऊपर भी पेमेंट था और कैंसिलेशन था और तीसरा रिलीज था। यहां भी देखो, ये देखो ऊपर के 3 पॉइंट कौन से हैं, पेमेंट, कैंसिलेशन और रिलीज। डिस्चार्ज ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के 3 पॉइंट, और डिस्चार्ज ऑफ पार्टी के भी पहले 3 पॉइंट सेम देख रहे हो आप, है ना, यहाँ पर पेमेंट, कैंसिलेशन और तीसरा रिलीज, यहाँ तक का पॉइंट। तो फिर ये तो कॉमन हो गया, पर अंतर है, अंतर बहुत आसान है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जब पेमेंट इन ड्यू कोर्स किया जाए तो पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट डिस्चार्ज होता है, और जब सिर्फ कोई बीच की पार्टी पेमेंट कर देती है तो वो पार्टी डिस्चार्ज होती है जिसने पेमेंट करा है। लेकिन चूंकि अभी प्रॉपर पेमेंट नहीं हुआ है मेच्योरिटी डेट के बाद और गुड फेथ में, इसलिए अभी भी वो इंस्ट्रूमेंट जिंदा है ना। ये आपको पता है पेमेंट इन ड्यू कोर्स की कंसेप्ट से। तो पेमेंट इन ड्यू कोर्स से पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट डिस्चार्ज होता है, और सिर्फ अगर कोई बीच की पार्टी पेमेंट कर देती है, जैसे ए ने बी को ऑर्डर दिया है सी को पेमेंट करना, सी ने डी को, डी ने ई को, ई ने एफ को नेगोशिएट कर दिया, और एफ बीच में जाके किसी एक पार्टी से पेमेंट ले आता है, तो जिस पार्टी ने पेमेंट दे दिया है एफ को वो तो डिस्चार्ज हो गई, लेकिन उसको अभी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के मेच्योरिटी डेट पे फिर वापस प्राइमरीली लायबल पार्टी बी से पेमेंट लेना है, इंस्ट्रूमेंट तो अभी भी जिंदा है। इसलिए पेमेंट होता है अगर नॉर्मल पेमेंट, तो इंस्ट्रूमेंट अभी भी अलाइव है, सिर्फ जिस पार्टी ने बीच में पेमेंट कर दिया वो पार्टी डिस्चार्ज हो जाती है। जबकि पेमेंट इन ड्यू कोर्स करने से तो पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट डिस्चार्ज हो जाता है ना। और रही बात कैंसिलेशन और रिलीज वाले 2 पॉइंट्स की, तो आपको पता है कि कैंसिलेशन में हमने क्या बोला था, प्राइमरीली लायबल पार्टी का नाम अगर काट दो तो पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट डिस्चार्ज हो जाता है। लेकिन प्राइमरीली लायबल पार्टी को छोड़ के बीच के किसी पार्टी का नाम कैंसिल कर दो तो फिर सिर्फ वो पार्टी डिस्चार्ज होती है, लेकिन बाकी पार्टीज तो अभी भी लायबल है। तो वो पार्टी डिस्चार्ज हो गई जिसका नाम कैंसिल किया, तो डिस्चार्ज ऑफ अ पार्टी बाय कैंसिलेशन, नॉट द इंस्ट्रूमेंट। उसी तरह से अगर अलग से किसी कागज पे लिख दो आप, स्टैम्प पेपर पे साइन करके, कि इस पूरे इंस्ट्रूमेंट में सभी पार्टीज लायबल हैं, लेकिन ये एक बीच की पार्टी को मैं रिलीज करता हूँ और डिस्चार्ज करता हूँ, साइन करता हूँ। तो अब जिस पार्टी का नाम आपने लिखा है, जिस बीच की पार्टी का, प्राइमरीली लायबल पार्टी नहीं, उसको छोड़ के एनी अदर पार्टी का नाम अगर आप अलग से किसी कागज पे साइन करके बोलते हो कि उस फलाना इंस्ट्रूमेंट पे ये जो पार्टी है उसको मैं डिस्चार्ज करता हूँ, तो दिस इज कॉल्ड रिलीज। रिलीज और कैंसिलेशन में क्या अंतर है, जब इंस्ट्रूमेंट के ऊपर ही कुछ लिख के कैंसिल करो तो कैंसिलेशन, और अलग से किसी कागज पे लिखो कि उस इंस्ट्रूमेंट में जो लिखा है उसमें से मैं इन इनको हटाता हूँ, कैंसिल करता हूँ, तो ये रिलीज हो जाएगा, बस इतना। बाकी रिलीज और कैंसिलेशन में कोई अंतर ज्यादा नहीं है। पक्का, बहुत पक्का, शानदार। चलो भाई, आगे है डिस्चार्ज ऑफ पार्टी का अगला पॉइंट, अलाउइंग ड्रॉई मोर देन 48 आवर्स टू एक्सेप्ट। अब देखो ये बहुत आसान है, ये हुआ बिल ऑफ एक्सचेंज। ये वाला पॉइंट सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज पे एप्लीकेबल है, बाकी सारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स पे नहीं है, सिर्फ बिल पे, क्योंकि एक्सेप्टेंस का फंडा ही सिर्फ बिल में लगता है। तो अब नाम लिखते हैं कुछ, राम ने माधव के नाम पे एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा, मतलब माधव पे ड्रॉ किया जिसका पेमेंट मधुसूदन को होगा, ठीक है, 10,000 रुपए का, फेमस, ये बैक साइड। चलो, अब ये बिल ऑफ एक्सचेंज हुआ, ये कि मधुसूदन, ऐसा इस पे राम ने साइन कर दी अपनी, लेकिन अभी माधव ने नहीं की, मतलब ड्रॉअर ने साइन कर दी, ड्रॉअर ने साइन कर दिया है, ड्रॉअर, लेकिन ड्रॉई ने अभी एक्सेप्ट नहीं किया है, ठीक है। और राम ने साइन कर दी तो ये वैलिड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, अकेले ड्रॉअर की साइन से ही वैलिड हो जाता है, एक्सेप्टेंस तो बाद में भी करा सकते हैं, अब इसको नेगोशिएट तो कर ही सकते हैं। तो मधुसूदन ने मोहन के नाम पे इसको नेगोशिएट किया और यहाँ पे अपनी साइन कर दी मधुसूदन। मोहन ने मधुरिमा के नाम पे इसको नेगोशिएट किया और अपनी साइन कर दी मोहन। अब मधुरिमा इसको एक्सेप्ट कराने के लिए ड्रॉई के पास गई, माधव के पास,
तो माधव ने कहा मुझे टाइम दो सोचने का 4 दिन का। 4 दिन इज इक्वल टू हाउ मेनी आवर्स? 96 आवर्स। क्या 96 आवर्स इज ग्रेटर देन 48 आवर्स? तो जवाब आया हाँ। तो अगर अगर 4 दिन का टाइम दिया है, ड्रॉई को अलाउ किया है, यानी दिया है किसने? मधुरिमा ने अलाउ किया है किसे? ड्रॉई को। क्या करने के लिए? एक्सेप्ट करने के लिए। क्या अलाउ किया है? टाइम। कितना? मोर देन 48 आवर्स। हाँ, मोर देन 48, 96 दे दिए, डबल ही दे दिया टाइम। अगर अलाउ करते हैं ड्रॉई को एक्सेप्ट करने के लिए टाइम, वो भी कितना? तो बोले मोर देन 48 आवर्स का टाइम अगर देते हैं, तो फिर जितनी पार्टीज मना कर रही थी, मोहन ने बोला था कि मत दो उसको टाइम, 48 घंटे तक का टाइम दे सकते हो ज्यादा से ज्यादा, अगर उससे ज्यादा टाइम दे रहे हो और मोहन ने कहा कि नहीं मत दे टाइम, ये मान ले कि डिसऑनर हो गया मेरे पास, हाँ मैं पेमेंट करता हूँ बाद में निपटूंगा। मोहन ने बोला था मत दो टाइम, मोहन ने डिनाई किया था। मधुसूदन ने भी कहा था कि इसको टाइम बढ़ा के मत दो माधव को, फिर भी नहीं मानी मधुरिमा। राम ने बोला था कि दे दो टाइम दे दो उसको, अगर मांग रहा है तो देख लेंगे, मेरे को लगता है वो टाइम मांग रहा है 4 दिन का एक्सेप्ट करने के लिए, दे दो, नहीं करेगा तो फिर की फिर देखेंगे। तो राम वॉज रेडी कि टाइम दे दो। तो कितने लोग रेडी थे टाइम देने के लिए? कितने लोगों ने अलाउ किया? अलाउ करने वाली पार्टीज कितनी? मधुरिमा। मधुरिमा ने टाइम दिया, मेरी तरफ से मैं रेडी हूं देने के लिए 48 घंटे से ज्यादा। और कौन रेडी है? राम रेडी है, राम ने कहा दे दो। कितने लोग डिनाई कर रहे हैं? डिनाई करने वाले कौन कौन है? मोहन और मधुसूदन। अब हुआ ये मजे की बात कि जब 96 घंटे बाद, 96 आवर्स के बाद मधुरिमा गई, तो माधव ने एक्सेप्ट तो कर लिया और कहा ठीक है आ जाना 3 दिन बाद पेमेंट लेना, और साइन भी कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया। और 3 दिन बाद जब मधुरिमा पेमेंट मांगने गई, तो माधव ने हाथ खड़े कर दिए, यानी कि ड्रॉई ने, यानी कि डेटर ने, कि मैं तो नहीं दे रहा पेमेंट। अब मधुरिमा मोहन को सू कर सकती है क्या कि भाई मोहन तूने मेरे नाम पे एंडोर्स किया था, देख लो मधुरिमा के नाम पे मोहन ने किया था। तो मधुरिमा मोहन के नाम पे सूट फाइल नहीं कर सकती और उससे नहीं मांग सकती। क्यों? क्योंकि मोहन हो जाएगा डिस्चार्ज। मोहन क्यों डिस्चार्ज हो जाएगा? क्योंकि मोहन ने मना किया था कि माधव को टाइम मत दो 48 घंटे से ज्यादा एक्सेप्ट करने के लिए, फिर भी आपने दिए। तो जिसकी कंसेंट है वो भले ही लाइबल रहो, मेरी कंसेंट नहीं थी तो मैं तो लाइबल नहीं हूं। तो फिर मधुरिमा सोचे कि चलो मधुसूदन के पास चलते हैं, मधुसूदन ने भी मना किया था मत दो टाइम बढ़ा के, डिस्चार्ज, उसकी कंसेंट नहीं थी। तो मधुरिमा किससे मांग सकती है? माधव ने डिसऑनर कर दिया तो सिर्फ राम से। अब आप पूछोगे सर कोई भी प्रायर पार्टी लायबल नहीं, तो फिर क्या होगा? तो फिर मधुरिमा किसी से भी नहीं मांग पाएगी, माधव के पास जाएगी, माधव मना कर देगा, तो माधव को सूट फाइल करने का खर्चा भी सब मधुरिमा करेगी। आपस में लड़ो तुम दोनों, सूट फाइल करो, कोर्ट में जाओ, प्रॉपर्टी बिकवाओ, उसकी जो भी करना है कोर्ट से कहो, अब हमसे मांगने मत आना। अगर तीनों ने मना कर दिया होता तो शब्द क्या बनेगा? when the holder allows more than 48 hours to accept the instrument to drawee, then all the parties who did not consent to such time of more than 48 hours to be given to debtor, that is drawee, shall be discharged, but all those parties who consented shall not be discharged। तो पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट डिस्चार्ज हुआ या कुछ पार्टीज डिस्चार्ज हुई? पार्टीज डिस्चार्ज हुई, डिस्चार्ज ऑफ पार्टी। कब? when more than 48 hours is given to drawee to accept the instrument। इस पॉइंट से, लॉ के इस पॉइंट से आपका एक मिथ दूर हुआ जो बहुत जरूरी था होना। तो ये आपको लगता था कि ड्रॉअर की साइन होती है, उसके बाद ड्रॉई की साइन भी होती है, तब जाके ये नेगोशिएबल होता है और उसके बाद फर्दर नेगोशिएट होता है। आपको लगता था कि हाथों हाथ सिग्नेचर होती है दोनों की, ड्रॉअर करता है फिर ड्रॉई को भेजता है, फिर ड्रॉई एक्सेप्ट करता है, उसके बाद ये नेगोशिएबल होता है और पेई के हाथ में जाता है, फिर वो एंडोर्स करता है, फिर वो एचडीसी को देता है। कोई जरूरी नहीं है। ये भी हो सकता है कि राम ने साइन की ड्रॉअर ने और माधव ने भी साइन की, जो आप सोच रहे हो वो हो सकता है, लेकिन वो जरूरी नहीं है। ये भी हो सकता है जो अब मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ अकेले ड्रॉअर ने साइन की और सीधे सीधे साइन करके पेई को दे दिया, उसने एंडोर्स भी कर दिया, एंडोर्सी ने फिर एंडोर्स कर दिया, फिर उसने किसी और को एंडोर्स किया, और लास्ट में जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है या होल्डर है वो फाइनली एक्सेप्टेंस के लिए आ सकता है ड्रॉई के पास। तब अगर वो एक्सेप्ट करने से मना कर दे तो वही मना हो गया, और एक्सेप्ट तो कर ले लेकिन बाद में अगर पेमेंट नहीं करे तो वो डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट हो गया।
तभी तो ये कंसेप्ट बनेगी कि जब कोई पार्टी ड्रॉई को मोर देन 48 आवर्स का टाइम देगी एक्सेप्टेंस के लिए, कोई भी होल्डर या होल्डर इन ड्यू कोर्स, तो उसके पहले की जितनी पार्टीज हैं जिन्होंने मना किया था कि मत दो इतना टाइम, वो सारे सेफ हो जाएंगे, डिस्चार्ज हो जाएंगे, वो लायबल नहीं उस इंस्ट्रूमेंट पे। ये पॉइंट तभी बन सकता है जब आपका ये मिथ टूट गया हो, और टूट गया है। सही चीज का कोई तोड़ नहीं होता बच्चों, पक्का, एकदम पक्का है ना। बहुत अच्छा। अगला, allowing drawing more than 48 hours to accept। फिर है क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। अभी हम जानते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा हमने क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, यानी कि भाई बिल ऑफ एक्सचेंज आया एक्सेप्ट होने के लिए किसके पास, ड्रॉई के पास। चलो जैसे कि बिल ऑफ एक्सचेंज, ए ने बी पे ड्रॉ किया, सी को पेमेंट होगा फेमस अमाउंट 10,000 रुपया। अब सी के पास, मान लो इस इंस्ट्रूमेंट को किसी ने इंडोर्स किया ही नहीं, सी ही इसका पे ही है और उसने किसी को ही नहीं दिया। 6 महीने बाद मान लो इसका पेमेंट होना, आफ्टर 6 मंथ्स। तो 6 महीने बाद सी डायरेक्टली बी के पास गया और कहा कि इसको एक्सेप्ट कर, उसने एक्सेप्ट कर लिया। फिर बोले इसका पेमेंट कर, तो उसने कहा मैं एक्सेप्ट करने के लिए तो रेडी हूँ, लेकिन 10,000 नहीं 9,000, इसको काट के 9,000 कर लेते हैं, मैं 9,000 दूंगा। तो वो बोलता है कि मैं एक्सेप्ट तो करने के लिए रेडी हूँ, साइन कर देता हूँ, एक्सेप्ट तो कर रहा हूँ, लेकिन इसकी क्वालिटी मेरे हिसाब से चेंज करूंगा, 10 की जगह क्वालिटी 9,000 करूंगा। तो क्या ये क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस हो गया? हाँ। और क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस सी को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? तो अगर सी मानता है क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस और ए ने मना किया है कि नहीं, अगर ऐसा क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस कर रहा है तो मत मान, फिर भी सी बोलता है कि नहीं नहीं ठीक है, तू तो कर दे, मैं तेरा क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस चला लूंगा, और बी एक्सेप्ट कर लेता है, और 3 दिन बाद जब पेमेंट की डेट आती है तब 9,000 भी देने से मना कर देता है, तो अब सी फंस गया। अब सी ए से नहीं मांग सकता, क्यों? क्योंकि ए डिस्चार्ज। क्यों? क्योंकि बी के क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस को ए ने डिनाई कर दिया था, बी के क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस को, ड्रॉई की क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस को ए ने मना किया था। और फर्स्ट कर लो, मान लो ये आगे नेगोशिएट भी हो गया होता है, ये बैक साइड, और ये नेगोशिएट हो गया, सी ने डी को दिया, डी ने ई को दिया, ई ने एफ को दिया, एफ गया बी के पास एक्सेप्टेंस कराने, और बी ने कहा कि मैं नहीं, 10,000 की जगह 9,000 ही दूंगा, मैं तो 9 दूंगा, या 6 महीने की जगह 8 महीने में दूंगा, किसी भी तरह की क्वालिटी चेंज की उसने, तो एक्सेप्ट तो कर रहा है लेकिन क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस कर रहा है। तो ई ने मना करा, डी ने मना करा, लेकिन सी और ए ने मना नहीं किया। डी और ई ने मना कर दिया कि मत मान उसका एक्सेप्टेंस, वो अगर वो 10 का 9 कर रहा है, 10,000 का 9,000, तो तू तो डिसऑनर मान के हमारे पास आ जा, हम तेरे को दे देंगे, बाद में हम उससे निपट लेंगे। लेकिन एफ नहीं माना, एफ ने कहा नहीं, मैं तो जितना मिल रहा है उतना ही लेके बाहर निकलूंगा। कर रहा है ना वो 9,000 का एक्सेप्टेंस, करने दो। तो एफ रेडी, सी भी रेडी, ए भी रेडी। अब उसने ये एक्सेप्टेंस तो कर लिया बी ने। अब जब ड्यू डेट पे पैसा मांगने गए, मैच्योरिटी डेट पे, तब बी ने कहा कि भले मैंने क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस किया था 9,000 का, पर मैं तो 9 भी नहीं दे रहा, मेरे पास तो 9 भी नहीं है। अब एफ की हवा निकल गई। अब एफ ई से मांगने नहीं जा सकता क्योंकि ई डिस्चार्ज, डी से मांगने नहीं जा सकता, डी डिस्चार्ज। हाँ, एफ सी से मांगेगा, सी ए से मांगेगा, और ए अभी भी बी के खिलाफ सूट फाइल कर सकता है। तो क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस में भी वही रूल लेके आ जो 48 आवर्स वाले में लग रहा था। हाँ, क्या कि वो सारी पार्टीज जो उस क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस को नहीं दे रही हैं अपनी कंसेंट, वो डिस्चार्ज हो जाएंगी। लेकिन वो सारी पार्टीज जिन्होंने बोला था ठीक है चलने दो क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, वो अभी भी इस इंस्ट्रूमेंट पे लायबल रहेंगी। आया है ना तगड़ी कंसेप्ट? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है मटेरियल ऑल्ट्रेशन। सेम रूल, इन तीनों में एक चीज कॉमन है 3 पॉइंट्स में। कौन से 3 पॉइंट्स? ये वाला मटेरियल ऑल्ट्रेशन के पहले के जो 2 हैं, allowing drawing 48 hours to accept, qualified acceptance, और तीसरा मटेरियल ऑल्ट्रेशन। इन तीनों पॉइंट्स में एक चीज कॉमन है कि वो पार्टीज जिनकी उस एक्शन में कंसेंट नहीं थी, बस वही पार्टीज डिस्चार्ज होंगी। ये कॉमन लॉजिक है तीनों में, लिख लो। बस वही पार्टीज जिनकी इस एक्शन में कंसेंट नहीं थी, एक्शन ऑफ गिविंग मोर देन 48 आवर्स टू एक्सेप्ट, एक्शन ऑफ क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, या एक्शन ऑफ मटेरियल ऑल्ट्रेशन, इन तीनों ही एक्शंस में जिन जिन पार्टीज ने मना किया था वो तो डिस्चार्ज हैं,
और जिनने बोला था हाँ चलने दो करो, वो लाइबल रहेंगे। तो इंस्ट्रूमेंट पूरी तरह से डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, कोई तो भी डिस्चार्ज हुआ है, कुछ पार्टीज, पर कुछ पार्टीज अभी भी लाइबल हैं, कुछ पार्टीज डिस्चार्ज हुई है, कुछ अभी भी लाइबल। वही लगेगा, ठीक, थोड़ी सी कीपिंग इट लाइट, लेकिन समझ में आ गया आपको। मटेरियल ऑल्ट्रेशन क्या होता है ये हम पहले से ही जानते हैं, पढ़ चुके हैं मटेरियल ऑल्ट्रेशन। तो मटेरियल ऑल्ट्रेशन कुछ भी अगर चेंज हो रहा है, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस और मटेरियल ऑल्ट्रेशन ऑलमोस्ट सेम है। अंतर ये है क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस में एक्सेप्ट करने वाला जो ड्रॉ ही है वो अपनी तरफ से क्वालिटी कम ज्यादा कर रहा है, ऑल्टर कर रहा है, जबकि मटेरियल ऑल्ट्रेशन कोई भी कर सकता है, कोई बीच की पार्टी भी कर सकती है मटेरियल ऑल्ट्रेशन, है ना। वहां तो एक्सेप्टेंस करते समय वो अपनी शर्त लगा रहा है कि मैं ऑल्ट्रेशन करूंगा, तो एक्सेप्ट करते समय शर्त लगाए ऑल्ट्रेशन करे तो वो क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, वो भी एक प्रकार का मटेरियल ऑल्ट्रेशन ही है, लेकिन एक्सेप्ट करने वाला कर रहा है, ड्रॉ ही कर रहा है, इसलिए उसको क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस बोल रहे हैं। और ड्रॉ के अलावा और बीच की पार्टी कोई अगर उसके अंदर अमाउंट, डेट, टाइम कुछ चेंज करे तो वो मटेरियल ऑल्ट्रेशन। यही दोनों में बेसिक अंतर है, बाकी तो दोनों में ऑलमोस्ट सेम चीज हो रही है ना। लास्ट है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। अब बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ में पहले इसका मीनिंग क्या है समझ लेते हैं। ऑपरेशन ऑफ लॉ मतलब कोई ना कोई लॉ एप्लीकेबल हो रहा है, सम लॉ इज गेटिंग अप्लाइड, कोई लॉ अप्लाई हो रहा है या ऑपरेट हो रहा है, यानी लागू हो रहा है, ठीक, कोई ना कोई लॉ ऑपरेट हो रहा है या अप्लाई हो रहा है। कौन सा लॉ? तो हमारे यहाँ एक एक्ट है जिसका नाम है लिमिटेशन एक्ट, पढ़ा है हम लोगों ने। या हमारे यहाँ पर एक एक्ट है द इंसॉल्वेंसी एक्ट। तो लिमिटेशन एक्ट बोलता है कि अगर किन्हीं दो पार्टीज के बीच में जो डेट है वो 3 साल से ज्यादा पुराना हो जाए तो वो टाइम बार्ड हो जाता है, तो फिर वो दोनों पार्टीज एक दूसरे से पैसा, मतलब उसमें क्रेडिटर डेटर से पैसे नहीं मांग सकता। तो अगर किसी इंस्ट्रूमेंट पे किन्हीं दो पार्टीज का के बीच का जो डेट है वो 3 साल से ज्यादा पुराना हो जाए, पर किन्हीं दूसरी दो पार्टीज के बीच का जो डेट है अभी वो टाइम बार नहीं हुआ है, तो जिनके बीच में टाइम बार्ड हो गया है वो तो डिस्चार्ज हो जाएंगे, लेकिन जिनका टाइम बार नहीं हुआ है वो तो अभी भी लायबल है। तो इसमें कौन सा लॉ ऑपरेट कर रहा है जिसके कारण किन्हीं पार्टीज को डिस्चार्ज होना पड़ रहा है? लिमिटेशन एक्ट। तो लिमिटेशन एक्ट नाम का एक एक्ट यानी कि एक लॉ ऑपरेट हो रहा है जिस कारण से कोई ना कोई पार्टी टाइम बार्ड होने के कारण डिस्चार्ज हो रही है, इसको हम बोलते हैं डिस्चार्ज ऑफ पार्टी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। फॉर एग्जांपल लिमिटेशन एक्ट लग गया, अथवा इंसॉल्वेंसी एक्ट। 4-5 पार्टीज हैं, नेगोशिएट होते होते आखिरी में एचडीसी के हाथ में आया, उसके ऊपर वाला जो पार्टी एचडीसी की प्रायर पार्टी वो इंसॉल्वेंट हो गई, तो अब एचडीसी मांगने गया ड्रॉई से, ड्रॉई ने मना कर दिया पेमेंट करने से, तो एचडीसी किससे मांगेगा? अपनी प्रायर पार्टी से, पर वो तो इंसॉल्वेंट हो गई है, इंसॉल्वेंट व्यक्ति लायबल नहीं है, तो फिर वो इंसॉल्वेंट व्यक्ति ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज। कौन सा लॉ ऑपरेट करा उसके ऊपर जिससे वो डिस्चार्ज हो गया? इंसॉल्वेंसी एक्ट। और अब एचडीसी उसकी भी प्रायर पार्टी जो है उसके पास जाएगा डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि इंसॉल्वेंसी एक्ट नाम का लॉ ऑपरेट करने के कारण वो जो इंसॉल्वेंट पार्टी बेचारी वो उस इंस्ट्रूमेंट से डिस्चार्ज होगी। अब वो जब आएगा तब देगा, कोर्ट के थ्रू मिलेगा पैसा, इंस्ट्रूमेंट पे से तो डिस्चार्ज हो गई है। आया समझ? कितना कंसेप्चुअल है यार, है ना लॉ, और मजेदार है बहुत। तो इस तरह से हमने ये डिस्चार्ज वाला एक बड़ा टॉपिक किया। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन डिस्चार्ज ऑफ अ पार्टी एंड डिस्चार्ज ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। तो करना कुछ भी नहीं है, पहले एक लाइन में ये समझा दो कि डिस्चार्ज ऑफ पार्टी में कोई पार्टी डिस्चार्ज होती है, इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है, जबकि डिस्चार्ज ऑफ इंस्ट्रूमेंट में पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट डिस्चार्ज होता है। ये एक एक पॉइंट दोनों का बन गया। उसके बाद डिस्चार्ज ऑफ पार्टी के जितने भी पॉइंट्स है वो लिख दो, डिस्चार्ज ऑफ इंस्ट्रूमेंट के जितने भी पॉइंट्स है वो लिख दो। यही लिखना है, डिफरेंस बिटवीन आए तब भी, गारंटीड। ठीक, चलो भी, तो आप लोगों ने बहुत ही प्रेम से सुना, अनुग्रहित हूँ। अगली मुलाकात फिर अगले सेशन में अगली क्लास में आपसे करता हूँ, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।